हेलो, मैं देवजीत चक्रवर्ती हूँ। मैं अपने एमएससी परसुइंग कर रहा हूँ फ्रॉम आरकेएम वीआरई विच इज लोकेटेड इन वेलूर। सो हमारा गोल है कि मैं मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के तीनों टॉपिक मैं ही करने वाला हूँ। तो एक है फूरियर सीरीज एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा व्हाटएवर यू से। सो मैं ये तीनों टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। सो इन दिस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि ऑन दिस वीडियो इज लेक्चर 0B फॉर मैथमेटिकल फिजिक्स। तो दिस लेक्चर में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम कौन से साल में कितने नंबर से इन तीनों टॉपिक से आया है, लाइक मैट्रिक्स टेलर फूरियर सीरीज, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स कि कितने नंबर के आए हैं इन पिछले सालों में। तो उसको डिस्कस करेंगे एंड थोड़े उसके क्या है फूरियर सीरीज एंड क्या है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कैसे आता है, क्या उसका पर्पस है इन फिजिक्स में, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या कैसे डेवलप हुआ, इसको हम धीरे धीरे थोड़े करके इन लेक्चर में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं कि कितने साल में क्या क्या आया है। सो मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड फूरियर सीरीज कि कितने सालों में कितने नंबर इन तीनों टॉपिक से टोटल आए हुए हैं। तो इन 2023 में अगर हम एमसीक्यू की बात करें इन तीनों टॉपिक से तो कुछ भी नहीं आया, और अगर हम एमसीक्यू 2 मार्क्स के देखें तो वो भी कुछ भी नहीं आया। लेकिन एमएसक्यू फॉर 1 मार्क्स सॉरी एमएसक्यू फॉर 2 मार्क्स, यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया इन तीनों टॉपिक से। एंड फॉर नेट 1 मार्क्स इससे भी कुछ भी नहीं आया। ऑल्सो फॉर नेट 2 मार्क्स इससे भी कोई प्रश्न नहीं आया। तो हमने देखा कि 2023 में इन तीनों टॉपिक से सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही बने हैं। ऑल्सो अगर हम 2022 को लेके चले तो एमएसक्यू 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन आया इन टॉपिक से, 2 मार्क्स से एक क्वेश्चन आया है, एमएसक्यू से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। ऑल्सो नेट 1 मार्क्स पे भी कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन नेट 2 मार्क्स से एक क्वेश्चन आया है। तो टोटल कितने हुए, यहाँ पर 1 मार्क्स, यहाँ पर 2 मार्क्स एंड यहाँ पर 2 मार्क्स। तो टोटल हुए 5 मार्क्स के क्वेश्चन इन तीन टॉपिक से बने फॉर 2022 साल के लिए। अब चलते हैं 2021 की तरफ। तो अगर हम 2021 की तरफ नजर डालें तो यहाँ पर 0 मार्क्स आए हैं, 0 क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पर 1 क्वेश्चन आया है, यहाँ पर 0 क्वेश्चन आए हैं एंड यहाँ पर भी 0 क्वेश्चन आए हैं। तो टोटल कितने हुए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, सॉरी टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन बने। अब 2020 के लिए भी देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर 0 मार्क्स के 0 क्वेश्चन बने हैं, यहाँ पर भी 0 मार्क्स के क्वेश्चन बने हैं एंड यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, बट सिर्फ नेट 2 मार्क्स के लिए एक ही क्वेश्चन बना। तो टोटल 2020 में सिर्फ 2 मार्क्स। सो अगर हम इन चारों को भी देखें तो मैक्स टू मैक्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन बने एंड दिस इज मैक्सिमम एंड मिनिमम इज ओनली 2 मार्क्स। तो अगर एक और भी देख लेते हैं 2019 के लिए, तो फिर से एमसीक्यू के लिए भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन 0 ही बने हैं, यहाँ पर भी 0 ही क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। तो यहाँ पर भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन बने हैं। तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन को भी हम एनालाइज करें तो सिर्फ देखते हैं कि मैक्स टू मैक्स 5 मार्क्स के ही क्वेश्चन बने इन तीनों टॉपिक से और मिनिमम 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो इन तीनों टॉपिक का वेटेज 2 मार्क्स तो 5 मार्क्स की बनते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स ओडी एंड फूरियर सीरीज फॉर जैम। अब डिस्कस करते हैं 2024 को लेके कि 2024 में कितना आया है। तो हम थोड़ा सा कहाँ लिखे, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और यहाँ पर 2024 मतलब एक काम करते पूरा ही मिटा देते हैं, फ्रेश करके थोड़ा सा लिखते हैं इसको
आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कि कितने मार्क्स का है, कितने वेटेज है। बस तो थोड़ा सा 2024 की तरफ नजर डालते हैं कि कितना आया हुआ है। तो 2024 के लिए यहाँ पर एमसीक्यू से 1 मार्क के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं है। एमसीक्यू 2 मार्क्स के लिए ही सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है। एमएसक्यू 2 मार्क्स के लिए भी 0 एंड यहाँ पर भी 0 एंड यहाँ पर भी 0। तो फिर से हम देखते हैं कि यहाँ पर भी 2 मार्क्स क्वेश्चन। सो वेटेज वही है कि 2 मार्क्स के लिए ही है, मतलब मिनिमम 2 मार्क्स, मैक्स टू मैक्स 5 मार्क्स के लिए ही बन रहे हैं। बट ये इंपॉर्टेंट है तो हमें इन्हें पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा देख लेते हैं कि 2024 से किस टॉपिक से क्वेश्चन आए। एक ही क्वेश्चन बना है तो वो कॉम्प्लेक्स के ही क्वेश्चन से बना, हाँ कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन से बना है। तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि it is a z to the power 4 b z cube where z is the complex number, z plus e equals to 0, where z is the complex number, x and y belongs to real number। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपको फाइंड करना होगा कि अल्फा आई क्या है एंड सम ऑफ अल्फा आई क्या है, वेयर इज एंड आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा आई क्या है। मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, आंसर में नेक्स्ट आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैंने आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि कैसा किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं और कैसा क्या कॉम्प्लेक्स से आ सकता है। तो हमने सिर्फ पिछले साल इसी साल के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो बिना वक्त गवाए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कितना क्या है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में और क्या क्या टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में है फॉर जैम। तो हम इसको पूरा ही मिटा देते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया है कि कितना क्या मार्क्स आने वाला है कॉम्प्लेक्स ओडी एंड फूरियर सीरीज से। तो हम अब डिस्कस करते हैं कि क्या क्या टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में है और हमें पढ़ना पड़ेगा फॉर आईआईटी जैम। तो अगर हम देखें कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाला है, तो देखते हैं कि डेफिनेशन, हम डेफिनेशन भी पढ़ेंगे कि क्या डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, De Moivre's theorem, which is very important, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी, एंड अपने पढ़ाई होगा दिस मेथड के बारे में, दिस मेथड में कम। बस इतना ही। अब थोड़ा सा चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। डिफरेंशियल इक्वेशन तो क्या क्या आने वाला है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, linear differential equation है second order, both are with constant coefficient, both are coefficient। so जैम में वेरिएबल कोएफिशिएंट नहीं आता। तो एंड ऑल्सो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ सालों में कि एक अगर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन समथिंग दे देता है तो उसका ट्रेजेक्टरी पता करना होता है कि ये क्या
मतलब ये सर्कल का फैमिली ऑफ सर्कल है या फैमिली ऑफ पैराबोला है व्हाटएवर, सो हमको वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन होगा और हमको बताना पड़ेगा कि सर्कल ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मेनली ट्रेजेक्टरी। अब ए बिट ऑफ फूरियर सीरीज भी आता है जेम में, तो वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। तो फूरियर सीरीज में हम हाफ रेंज सीरीज फूरियर पढ़ेंगे, हाफ रेंज फूरियर सीरीज एंड फंक्शन डिफाइंड टू or more sub ranges। सो हम इन्हीं टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, बट हम पहले पढ़ेंगे कि फूरियर सीरीज क्या है और क्या कैसे आता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है फूरियर सीरीज के बारे में, क्या इसका एप्लीकेशन है फिजिक्स में, तो हम ये भी पढ़ेंगे। तो वो धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, कैसे आया, और लुक एट दिस। पढ़ने वाले कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एग्जैक्टली किस पर्पस के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस चीज के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हम उसी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों आया है। तो पहले थोड़ा सा इस टाइप्स ऑफ इक्वेशन को देखते हैं। तो अगर हम इसका देखें तो इसका सॉल्यूशन है प्लस माइनस रूट ओवर 2। तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 2 फॉर दिस टाइप्स ऑफ इक्वेशन। ओके, बट अगर यहाँ पर ही हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0 कर दें और फिर हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, तो ये आ रहा है प्लस माइनस रूट ओवर -2, बट रूट के अंदर -2 तो डिफाइन ही नहीं है। तो रूट के अगर -2 अगर डिफाइन है तो हम इसको सॉल्यूशन कैसे निकालें। दिस नंबर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक ना कॉम्प्लेक्स का कोई इंट्रोडक्शन हुआ था। तो अगर हम देखें कि x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर -2 है, तो ये नंबर तो डिफाइन ही नहीं है। तो हमको दिस टाइप्स ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमको एक नया नंबर की इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ इक्वेशन। तो Leonhard Euler at first defined iota to solve this types of equation which is root over -1, और हम इसी को कहते हैं इमेजिनरी I for imaginary। So at first Leonhard Euler ने इसका इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने बताया कि हम एक नंबर डिफाइन करते हैं iota equals to root over -1 for these types of इक्वेशन टू सॉल्व दिस इक्वेशन। सो अगर हम देखें कि इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ रहा है प्लस माइनस रूट ओवर 2 माइनस आयोटा। तो ये कैसे सॉल्व हो रहा है देखते हैं थोड़ा सा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसका होल स्क्वायर ले और 2 इक्वल्स टू 0 करें, तो आ रहा है 2 का होल स्क्वायर एंड आयोटा का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो अगर हम ऐसे देखें तो ये क्या आ रहा है, -2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो ये इक्वेशन सॉल्व हो चुका है। तो इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन हुआ टू सॉल्व दिस काइंड्स ऑफ इक्वेशन। पहले क्या होता था, रूट के अंदर -2 डिफाइन नहीं था। तो फर्स्ट ऑयलर ने एक डेफिनेशन दी कि आयोटा इक्वल्स टू -1 फॉर दिस टाइप्स ऑफ इक्वेशन। इन तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऑयलर ने इस इमेजिनरी नंबर को इंट्रोडक्शन किया था। तो थोड़ा सा कुछ नंबर के बारे में देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं z से। तो वो होता है x
इक्वल्स टू आयोटा वाई। तो ये होता है, ये रियल पार्ट होता है, ये होता है रियल पार्ट और ये होता है इमेजिनरी पार्ट। बट both x and y are belongs to real number, both x and y are belongs to real number। ठीक है, तो कोई भी रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लाइक लेट लुक एट दिस 2, तो 2 को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 प्लस 0 आयोटा, उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो ये प्योरली रियल नंबर है। वैसे ही अगर हम 3 आयोटा को लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं कि 0 प्लस 3 आयोटा, व्हिच इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। ओके, व्हिच इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। सो एवरी नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स के नंबर से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक और चीज है कि अगर हम रियल नंबर की तरफ देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, पर अगर हम ऐसे करें तो ये गलत होगा, ऐसे करें तो ये गलत होगा। मतलब अगर ए और बी कॉम्प्लेक्स नंबर हुए, अगर ए और बी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर हुए तो ये आता है, ना कि ये। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये रियल नंबर की तरह ऐसे ही हम रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, देयर इज माइनस साइन जरूर आता है। तो आप लोग ये जानते हैं कि रूट ओवर -1 होता है, तो अगर हम ये करें तो ये आता है -1, फिर ये करें तो ये आता है -i एंड r⁴ इज 1। ये थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज है, धीरे धीरे हम सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y है। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेशन किस में है? ये रिप्रेजेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है। तो ये रिप्रेजेंटेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है। कैसे? तो अगर हम इसको y एक्सिस ले, अगर इसको हम ऐसे ले तो ये पॉइंट है x प्लस आयोटा y, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है। वैसे ही हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में भी कर सकते हैं और हम इसको e टू द पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम वो जो पोलर फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हम आने वाले वीडियो में धीरे धीरे डिस्कस करने वाले। तो हमने सिर्फ बताया कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जैसे एक ये होता है कार्टेशियन फॉर्म एंड ये होते हैं पोलर फॉर्म एंड एक होते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह सकते हैं। ये कैसे आता है, कैसे हम इसको डिराइव कर सकते हैं, तो हम आने वाले वीडियो में धीरे धीरे करके डिस्कस करने वाले हैं। हम कुछ प्रॉपर्टी भी डिस्कस करने वाला है, लाइक z1 प्लस z2 का मॉड होता है z1 नॉट इक्वल्स लाइक दिस, एंड ऑल्सो हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये होता है, ये कैसे आता है, ये सब प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले आने वाले वीडियो में। तो इतना ही है, इतना ही बताना था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है, क्या क्या है। तो हम इन सारे चीजों को हम धीरे धीरे करके प्रूव भी करेंगे और इसका जो एप्लीकेशन है, कैसे हम इसको ये इन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे कहीं कहाँ पर इसका एप्लीकेशन हम धीरे धीरे सब डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो हुआ थोड़ा सा डिस्कशन अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या है और कहाँ पर इसका एप्लीकेशन है, क्या है इसके अंदर, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल
तो जैम के सिलेबस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के भी है और सेकंड ऑर्डर के भी है, तो हम आने वाले वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे। बट थोड़ा सा देखते हैं कि पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख लेते हैं। लाइक दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या बताता है? तो आप लोगों को पता है कि दिस इज द स्लोप ऑफ ए कर्व। तो क्या ये क्या बता रहा है कि m इक्वल्स टू 2, ये एक कर्व का स्लोप है। तो क्या कर्व है वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छे से लिखते हैं इसको। तो अगर हम this integration constant, so y equals to 2x plus c। तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ये है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। हमें इसी तरह का क्वेश्चन ही आएगा कि हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इक्वेशन क्या है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है उस जिसका स्लोप है 2। तो इक्वेशन कैसा हो सकता है? ये इक्वेशन कैसा हो सकता है? दिस इज y, दिस इज x। सो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो ये ऑरिजिन से जाएगा या कहां पर इसका इंटरसेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा सी पर, कि सी ही है कि वाई एक्सिस के कहां पर ये कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको वो सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो कैसे फाइंड करें? वो फाइंड आउट होगा बाउंड्री कंडीशन से, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा। तो बाउंड्री कंडीशन से हम सी को फाइंड करेंगे, तो हम सी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंटरसेक्ट कहां हो रहा है। तो ये जो इक्वेशन है, ये इन सारे इक्वेशंस का इक्वेशन वही है, बट सी के ऊपर डिपेंड करेगा कि इंटरसेक्ट कहां हो रहा है, कहां पर वो इंटरसेक्ट हो रहा है। ये पर सब पॉजिटिव इंटरसेक्ट होगा या पर सब नेगेटिव इंटरसेक्ट होगा वाई पे। तो इसी तरह से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। वैसे ही अगर हम एक और डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ नजर डालें, तो वो कुछ ऐसा होगा। लेट लुक एट दिस। सो dy by dx equals to minus x divided by y। तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो लेट फाइंड आउट। सो is x dx is minus y dy एंड देन दो तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। इसको माइनस को यहाँ लिखते हैं, एक साइन अच्छे से लिखते हैं, एंड प्लस सी। यहाँ पर आ रहा है एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर आ रहा है माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू सी। सो यहाँ से क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2c। यहाँ पर भी देखिए एक c है, तो इस c का हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाउंड्री कंडीशन से। तो क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन गिवन होगा इस c के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका ओरिजिन है 0,0 पे, सॉरी इसका ओरिजिन है 0,0 पे, एंड रेडियस क्या है? रेडियस है √2c। ये रेडियस है और ये ओरिजिन है। ये ओरिजिन 0,0 पे एंड रेडियस है r इक्वल्स टू √2c। हम c का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं वही बाउंड्री कंडीशन से, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हम उसी टाइप के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो इसका कर्व कैसा हो सकता है? इसका कर्व ऐसा होगा, दिस इज y एक्सिस, दिस x एक्सिस, यानी ओरिजिन है। तो ये है ओरिजिन 0,0 एंड रेडियस इज √2c। c के ऊपर c अगर 1 हुआ तो कुछ ऐसा होगा, अगर c अगर जैसे 2 होगा तो इससे बड़ा सर्कल होगा। ऐसे ही c के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा। तो
हम सी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाउंड्री कंडीशन व्हिच इज गिवन व्हिच विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। सो ये थोड़ा थोड़ा करके हम क्या है, हम क्या पढ़ने वाले उसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है। हम आने वाले वीडियो में और भी इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करें, कुछ मेथड्स भी है, उन मेथड्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मेथड्स हैं। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, तो उतना डीप में मैं नहीं गया। तो अब चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर 2025 के एग्जाम के लिए, बिकॉज 2023 और 2024 में फूरियर सीरीज से कोई भी प्रश्न नहीं आया है। तो हम उसी तरफ चलते हैं कि फूरियर सीरीज के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं कि फूरियर सीरीज के बारे में। तो फूरियर सीरीज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आईआईटी जैम के लिए, और इस बार क्या आईआईटी जैम के लिए मतलब 2025 के आईआईटी जैम के लिए इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज 2023 में भी इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2024 में भी इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो इस साल में आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि 2025 में आ सकता है। तो हमको इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा इसी वीडियो में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि क्या है और फूरियर सीरीज का क्या यूज है, कहाँ पर क्या यूज है। तो फूरियर सीरीज असल में क्या कहता है, वो सीरीज किसका सीरीज है? तो फूरियर सीरीज असल में कोई भी नॉन पीरियोडिक फंक्शन का, कोई भी नॉन पीरियोडिक फंक्शन का अगर हम फूरियर सीरीज एक्सपेंड करें तो क्या देता है? तो बेसिकली उसका फंडामेंटल एंड ऑल हार्मोनिक्स देते हैं। मतलब कोई भी नॉन पीरियोडिक फंक्शन, कोई भी नॉन पीरियोडिक फंक्शन को हम साइन एंड कोस के टर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इन जनरल फूरियर सीरीज का जो फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है कि f of x इज अ फंक्शन, उसका जो फॉर्म होता है वो होता है n इक्वल टू 1 to infinity a in cos nx and n equals to 1 to infinity bn sin nx। तो ये जो टर्म है, ये जो a नॉट है, ये कांस्टेंट होता है। इसको एक और नाम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीसी टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क। ए नॉट बेसिकली एक कांस्टेंट है, और उसको हम ऑल्सो उसका एक और भी नाम इसको कहते हैं डीसी टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क। और जो ए इन एंड बी इन है उसको कहते हैं फूरियर कोएफिशिएंट्स। तो हमने बोला था कि इसका जो सीरीज होगा वो होगा फंडामेंटल एंड ऑल इट्स हार्मोनिक्स। तो अगर हम n इक्वल्स टू 1 को पुट करें, जो फर्स्ट इससे तो आ सकता है a1 एंड b1, सो इट इज बोथ components, it is both of components of fundamental modes। और जो बाकी के जो n इक्वल्स टू 2, 3, 4 डॉट 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 तो चले जा रहा है, लाइक इससे तो हम ये पा सकते हैं कि a2, a3, a4 डॉट 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 एंड b2, b3, b4, ये सारे जो कोएफिशिएंट्स हैं ये है ओवरटोन्स। जो कि क्या है, जो कि फंडामेंटल का मल्टीपल्स है, जो कि फंडामेंटल मोड्स के मल्टीपल्स है ओवरटोन्स। तो बेसिकली हो क्या रहा है, कोई भी नॉन पीरियोडिक फंक्शन, जिससे कोई भी नॉन पीरियोडिक फंक्शन को हम इसके फंडामेंटल एंड ओवरटोन्स में सीरीज एक्सपेंड कर सकते हैं। बेसिकली वो कॉस एंड साइन के सीरीज में आएगा। तो फूरियर सीरीज के कुछ कंडीशन भी है, उसको हम कहते हैं कि डिरिचलेट कंडीशन। तो वो हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे कि डिरिचलेट कंडीशन क्या है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज डिरिचलेट कंडीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कि फूरियर सीरीज का इंपॉर्टेंट क्या है, फूरियर सीरीज किस वजह से यूज होता है।
टेलर सीरीज भी है, मैक्लॉरिन सीरीज भी है, फूरियर किस 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 वजह से फूरियर सीरीज को हम इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके ठीक है, तो फूरियर सीरीज में एक्सपेंड करने के लिए, फूरियर सीरीज में कोई फंक्शन को एक्सपेंड करने के लिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तब भी चलेगा, ऑल्दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, बट तब भी हम फूरियर सीरीज कोई भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का हम फूरियर सीरीज एक्सपेंड कर सकते हैं, जो कि टेलर सीरीज में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेलर सीरीज में कोई भी फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव, कोई भी फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव बोथ मस्ट बी कंटिन्यूअस। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो हम इसका कोई टेलर सीरीज एक्सपेंड नहीं कर सकते, कोई टेलर सीरीज एक्सपेंड नहीं कर सकते। बट ऐसा कोई कंडीशन इसमें नहीं है, हम कोई भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का हम फूरियर सीरीज एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये एक एडवांटेज है। ऑल्सो देयर इज ए एडवांटेज ऑफ फूरियर सीरीज इन फिजिक्स, तो वो क्या है, कोई भी ऑसिलेटिंग फंक्शन, कोई भी ऑसिलेटिंग फंक्शन को अगर हम फूरियर सीरीज करें तो क्या फूरियर सीरीज देता है, कोई भी ऑसिलेटिंग फंक्शन का फूरियर सीरीज हमेशा उसका फंडामेंटल मतलब ऑल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन देता है, ऑल मोड्स ऑफ ऑसिलेशन देता है, कोई भी ऑल मोड्स ऑफ ऑसिलेशन देता है अगर हम किसी भी ऑसिलेटिंग फंक्शन का फूरियर सीरीज करें। तो असल में क्या देता है, असल में देता है फंडामेंटल मोड्स एंड ऑल इट्स हार्मोनिक्स। सॉरी थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते हैं। ऑल इट्स हार्मोनिक, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी नॉन पीरियडिक फंक्शन का पीरियडिक हो या ऑसिलेटिंग हो, कोई भी अगर मतलब फूरियर सीरीज मेनली उस फंक्शन के फंडामेंटल मोड्स एंड ऑल इट्स हार्मोनिक्स को देता है, जो लाइक A1 and B1 है फंडामेंटल द कंपोनेंट्स ऑफ फंडामेंटल्स, एंड A2 and B2 and all its terms goes A2 B2 B3 A3, all these are overtones। तो overtones क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंडामेंटल मोड्स। सो आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हम इसको निकल सकते हैं, कैसे हम an को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम pn को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। ये सिर्फ लेक्चर 0B है फॉर मैथमेटिकल फिजिक्स, सिर्फ तीनों टॉपिक को मैंने यहाँ पर कवर किया, थोड़ा सा बताने के लिए क्या हम पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को हमने पढ़ा, फिर ODE को पढ़ा एंड फूरियर सीरीज, इन तीनों टॉपिक को डिस्कस किया बेसिक से थोड़ा सा, लेकिन इसका जो डिटेल लेक्चर वो आने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।